नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक खबरदार में। आज खबरों का लेंस दो जगहों पर है, उत्तर प्रदेश और यूक्रेन प्रदेश, और इन दो जगहों से हम पूरा का पूरा विश्लेषण आपके लिए पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश इसीलिए क्योंकि यहां पर योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण था, और यूक्रेन इसीलिए क्योंकि पोलैंड पहुंचे जो बाइडेन। सबसे पहले खबरों के लेंस में हम योगी आदित्यनाथ की बात करेंगे, जिन्होंने आज शपथ ग्रहण किया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 का शुभारंभ आज हो गया। आज यहां हजारों लोगों से खचाखच भरे इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल की रिकॉर्ड तोड़ शपथ हुई। इस शपथ ग्रहण को इस तरह डिजाइन किया गया था कि यह अपने आप में बीजेपी का भव्य शक्ति प्रदर्शन बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम की शपथ एक तरह से बीजेपी का पावर प्ले था। आज इस पावर प्ले को डिकोड करेंगे। योगी मंत्रिमंडल की जातीय स्कैनिंग करेंगे, किसे हटाया, किसे जमाया, किसे उठाया, किसे गिराया, सब समझना होगा। यह भी देखना होगा कि किस तरह योगी 2.0 से 2024 के लिए मोदी 3.0 का रास्ता बीजेपी के लिए क्या थोड़ा आसान हुआ है। इसके बाद आपको रूस यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर ले चलेंगे। युद्ध के 30 दिन बाद भी पश्चिमी देश और उनके दिखावटी संगठन पुतिन पर दबाव डालने और युद्ध रोकने का कोई असरदार फॉर्मूला नहीं निकाल पाए हैं। पुतिन अपने हमलों की दूसरी लहर की तैयारी कर रहे हैं। नेटो के पास जेलेंस्की को देने के लिए सिर्फ आशीर्वाद है, सूखी बधाइयां हैं, तालियां हैं, आश्वासन है। जब नेटो देशों के सामने पुतिन के कारगर इलाज का प्रश्न आता है तो वो सिर्फ धमकियां देकर काम चला लेते हैं, यानी खोदा पहाड़ निकली धमकियां। बाइडेन के एक्शन का अगला केंद्र बिंदु पोलैंड है, वहां से और कीव से इस वक्त के हालात का विश्लेषण करेंगे। युद्ध की सभी तस्वीरें, पूरा अपडेट, विश्वसनीय और जिम्मेदार रिपोर्टिंग, ये सब आप आगे खबरदार में देख पाएंगे। लेकिन विश्लेषण की शुरुआत हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में आज पावर प्ले ही हुआ, मैच नहीं, केवल पावर प्ले। यह ऐसा शक्ति प्रदर्शन था जहां पर जो समर्थक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके लिए भी देखने को बहुत कुछ था। जो नहीं है उनके लिए भी संदेश बहुत बड़ा दिया गया है। किस तरीके का ये शक्ति प्रदर्शन था, किस तरीके से हर बीजेपी शासित राज्य से तमाम मुख्यमंत्री निकलकर यहां पर आए थे, केंद्रीय मंत्रिमंडल के बड़े बड़े चेहरे यहां पर निकलकर आए थे, और उन सब के बीच इकाना स्टेडियम में हुआ था शपथ ग्रहण। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बाहुबलियों के छलबल को जिसने मटिया मेट किया, जनता ने उस बुलडोजर को फिर से ताकत दे दी है। जीत जोरदार, जश्न शानदार, ये दिवस है रिकॉर्ड तोड़ शपथ। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में मैच के दौरान इतनी भीड़ नहीं देखी गई थी जितनी यूपी के कप्तान के शपथ ग्रहण में देखी गई। सारा स्टेडियम भगवा था और सबकी जबान पर मोदी और योगी का नाम गूंज रहा था। योगी, 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 योगी। पूरा का पूरा ये जो अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खचाखच भरा हुआ है। ऊपर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखिए किस तरह से जोश में लोग इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग हिस्सों से ये चित्रकूट मंडल के लोग इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पीछे ऊपर की तरफ भी अगर आप देखेंगे तो दूर दूर से यहाँ पर लोगों का भारी जमावड़ा लगा हुआ है। वैसे तो 50,000 की क्षमता का ये स्टेडियम है, लेकिन 20,000 अतिरिक्त यहाँ पर प्लास्टिक की कुर्सियां लगाई गई हैं। सभी के जोश यहाँ पर हाई हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, और यकीनन ये जोश बताता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता आज इस शपथ ग्रहण समारोह में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहते हैं। यहाँ यूपी के 273 सेनापति मौजूद थे और उनके हजारों सैनिक भी, जिनके अंदर ज्यादा जोश nजर आ रहा है। ये वही सैनिक हैं जिन्होंने बूथ बूथ जाकर अपने नेता के लिए वोट मांगे थे। ये बीजेपी के चुनावी शूरवीरों की वो जमात बैठी है जिसने सारी आशंकाओं को हवा में उड़ा दिया। सारे राजनीतिक विश्लेषकों के दावों को धोबी के पाट पर पटक पटक कर ऐसा धोया और यूपी का एक ऐसा इतिहास रचा जो हमेशा याद रखा जाएगा। यहाँ हजारों लोग मौजूद हैं, लेकिन आप किसी से भी पूछ लीजिए, सभी एक स्वर में यही कहेंगे कि अगर जीत के महानायक मोदी हैं, तो उसके असली नायक योगी।
और योगी आदित्यनाथ यूपी के लिए यूं ही बीजेपी के नायक नहीं रहे। 19 मार्च 2017 को पहली बार वो यूपी के सीएम बने। 5 साल का कार्यकाल पूरे विश्वास से पूरा किया। 2022 चुनाव में गोरखपुर सीट से बड़े अंतर से जीते। ये वही गोरखपुर है जहां से 19 साल तक वो लगातार बीजेपी के सांसद रहे थे। 1998 में वो पहली बार सांसद बने थे और उस वक्त उनकी उम्र 26 साल थी। वो सबसे युवा सांसद थे। प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। आज शपथ के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने यूपी के राजनीतिक इतिहास का एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो विरोधियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने जीत के साथ कई रिकॉर्ड बनाए हैं। जैसे योगी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा करके दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 49 साल के योगी प्रदेश के 38वें मुख्यमंत्री बने। 9 साल बाद योगी पहले ऐसे सीएम बने हैं जो विधानसभा चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री बना। योगी से पहले 2003 में मुलायम सिंह यादव विधायक बनकर मुख्यमंत्री बने थे। पिछली बार योगी एमएलसी बने और फिर सीएम बने थे। योगी आदित्यनाथ तीसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिसने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। इससे पहले डॉक्टर संपूर्णानंद ने दिसंबर 1954 से दिसंबर 1960 तक और अखिलेश यादव ने 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री पद का कार्यकाल पूरा किया। मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से शपथ ग्रहण करते हुए आपको बता दें, मैं आदित्यनाथ योगी कहकर उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण की शुरुआत की है। 2.0 दोबारा सरकार बनाने का बड़ा कामयाब कारनामा कर दिखाया है मुख्यमंत्री ने और इतनी बड़ी कामयाबी को अब आगे लेकर जाने की उनकी ओर से कोशिश आप देख पा रहे हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण करते हुए और उनके ठीक पीछे आपको तस्वीरों में केशव प्रसाद मौर्य भी दिखाई दे रहे हैं जिनको डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर आज का दिन योगी आदित्यनाथ के लिए काफी ज्यादा अहम और जितनी बार वो अपना नाम लेते हैं उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल अलग माहौल रहता है। यकीनन बीजेपी की ये जो बड़ी कामयाबी है उसके जरिए अब वो नई दिशा तय करना चाहती है। रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद लखनऊ में हुए इस रिकॉर्ड तोड़ शपथ ग्रहण समारोह के लिए प्रधानमंत्री मोदी की लखनऊ में हेलीकॉप्टर वाली एंट्री हुई। यहाँ मौजूद लोग ही नहीं, संपूर्ण बीजेपी कैडर और खुद योगी आदित्यनाथ भी मानते हैं कि अगर मोदी ना होते तो योगी ना होते, यानी अगर पीएम मोदी का जलवा ना होता तो ये जीत और ये शानदार शपथ ग्रहण समारोह मुमकिन न हो पाता। प्रदेश में गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का कार्य जिस प्रतिबद्धता के साथ हुआ है, जनार्दन ने उसका सुपरिणाम 2022 के इस विधानसभा चुनाव में भी तमाम दुष्प्रचार के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत की सरकार के रूप में आज हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। योगी के रिकॉर्ड तोड़ शपथ के साथ 52 कैबिनेट मंत्रियों की शपथ हुई। इस मंत्रिमंडल में योगी आदित्यनाथ के साथ केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के तौर पर 2 उप मुख्यमंत्री, 18 कैबिनेट मंत्री, 20 राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले 12 राज्य मंत्री। माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। पिछले कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री रहे केशव प्रसाद मौर्य भले ही अपनी सीट न जीत पाए हों, लेकिन पार्टी के लिए निभाए गए उनके दायित्वों को देखते हुए उन्हें इस बार भी उप मुख्यमंत्री पद दिया गया है। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति, माननीय गृह मंत्री जी के प्रति, अपने संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति, प्रदेश नेतृत्व के प्रति और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने दूसरी पारी में भी मुझे वही स्थान देने का काम किया जो मुझे पहली पारी में पार्टी ने दिया। आदित्यनाथ योगी पिछली बार की तरह इस बार भी यूपी में 2 ही उप मुख्यमंत्री। दूसरे उप मुख्यमंत्री के तौर पर ब्रजेश पाठक ने शपथ ली। पिछली सरकार में ब्रजेश पाठक कानून मंत्री थे। पूरे प्रदेश की जनता का, अपने केंद्रीय नेतृत्व का अभिनंदन करता हूं। आशीर्वाद उनका प्राप्त हुआ है मुझे प्रदेश की जनता का काम करने के लिए। मैं सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ये शपथ ग्रहण समारोह उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी है। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 5 राज्यों में 4 में जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी सभी विरोधियों को जवाब देना चाहती थी और इसीलिए यूपी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को भव्य बनाया गया ताकि यूपी का किला जीतने के बाद 2024 का रास्ता साफ हो जाए।
अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की भाषा में बात कहें तो यूपी के राजनीतिक सॉफ्टवेयर को योगी 2.0 अपडेट मिल गया है। बीजेपी को उम्मीद है कि इसी तर्ज पर देश के राजनीतिक सॉफ्टवेयर में मोदी 3.0 अपडेट भी 2024 में इसी रिकॉर्ड तोड़ अंदाज में इंस्टॉल होगा। लखनऊ से श्वेता सिंह, कुमार अभिषेक, समर्थ श्रीवास्तव और चित्रा त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। 20 फरवरी 2022 की बात थी। अखिलेश यादव थे अयोध्या में, बड़े नाराज थे कि नाम बदल दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सबके नाम बदलता है उसका नाम मैं बदलकर बाबा बुलडोजर कर देता हूं। अब देखिए, एक विरोधी ने नाम दिया, लेकिन किस तरीके से प्रचार में उसका इस्तेमाल हुआ। योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के नाम से ही इन विधानसभा चुनावों में सबसे अधिक प्रसिद्ध हो गए। और बुलडोजर बाबा क्यों? क्योंकि माफिया के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई चल रही थी, जिस तरीके से बुलडोजरों से घरों को जमींदोज किया जा रहा था, अवैध संपत्तियों को गिराया जा रहा था, उससे योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक छवि बनाई। गोरखपुर में आज बुलडोजरों के जरिए एक जश्न मनाया गया है। पहले वो तस्वीरें देख लीजिए, उसके बाद हम मंत्रिमंडल का बारीक विश्लेषण करेंगे। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं और इस मुख्यमंत्री बनने की योजना के दौरान जो बुलडोजर बाबा का जो फैक्टर था वो बहुत सिर कच्चड़ कर बोला। और आज जब मुख्यमंत्री एक बार फिर योगी आदित्यनाथ शपथ ले चुके हैं तो ऐसे में गोरखपुर का नजारा देखते ही बन रहा है। लोग डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। एक बार फिर बाबा आपके मुख्यमंत्री बन गए। एक बार क्या हम चाहें तो उनको पूरा जीवन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाते ही छोड़ेंगे। और इतना खुशी है और उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत बधाई हो कि उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया महाराज जी को। दोबारा बहुत बहुत बधाई हो। दोबारा से गोरखपुर के संरक्षक और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जाहिर है कि गोरखपुर के लिए आज का दिन बेहद विशेष हो जाता है। 2017 के बाद 2022 में एक बार फिर इतिहास रचा। बीजेपी सत्ता में तो आई, लेकिन उसके साथ ही एक नया इतिहास रचा। योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री बने हैं। गोरखपुर की अगर हम बात करें तो गोरखपुर में मैं अपने देखिए वहां पर लोग डांस कर रहे हैं, लोग एक दूसरे से सेल्फी ले रहे हैं। ये गोरखनाथ मंदिर का नजारा है। गोरखनाथ मंदिर के बाहर लोग किस तरीके से डांस कर रहे हैं। डीजे पर डांस है, जश्न मनाया जा रहा है, लड्डू बांटे जा रहे हैं और लड्डू बांटने के बाद एक दूसरे के कहा जा रहा है कि बधाई दी जा रही है। आज बाबा एक बार फिर आपके मुख्यमंत्री बन गए। बाबा जी वो मुख्यमंत्री 2027 में भी बनेंगे। इसके बाद प्रदेश भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और देश की जनता, प्रदेश की जनता भाजपा के साथ और योगी मोदी जी के साथ में है। तो गोरखपुर की जो जनता है वो तो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री उन्हें बनता देखना चाहती है। लेकिन सीधे तौर पर अगर समझिए कि अगर योगी 2.0 ये है तो क्या ये रास्ता साफ करेगा मोदी 3.0 के लिए, यानी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की वापसी के लिए। दरअसल इससे उम्मीदें बहुत हैं, इससे आस बहुत है पार्टी को। और इस कारण जब मंत्रिमंडल को चुना गया तो कई दफा चुनावी नतीजों को भी दरकिनार किया गया। किस तरीके से एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है क्षेत्र की, जाति की, देखिए इस रिपोर्ट में। योगी सरकार पर यूपी की जनता ने भरोसा जताया। बुलडोजर बाबा के तेवर और जनता के फेवर का ऐसा मेल हुआ कि यूपी की 273 सीटें बाबा की झोली में चली गई। अब जनता इस उम्मीद में है कि योगी अपने नए सिपह सालारों के साथ यूपी की जनता से किए वादे निभाएंगे। इस बार योगी की जो टीम है उसमें कई चेहरे बदले हुए हैं। कई नेताओं से जिम्मेदारी छीनी गई है तो कुछ को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पिछली बार की तरह केशव प्रसाद मौर्य तो डिप्टी सीएम बने, लेकिन दिनेश शर्मा की छुट्टी कर दी गई और उनकी जगह ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया है। डिप्टी सीएम का ब्राह्मण चेहरे वाला समीकरण ब्रजेश पाठक पर जाकर खत्म हुआ। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। डिप्टी सीएम बनाए गए ब्रजेश पाठक को बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर खुशियां मनाई।
योगी के मंत्रिमंडल में 52 मंत्री हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्रियों की बात करें तो सूर्य प्रताप शाही, सुरेश कुमार खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य, लक्ष्मी नारायण चौधरी, जयवीर सिंह, धर्मपाल सिंह, नंदगोपाल गुप्ता नंदी, भूपेंद्र सिंह चौधरी, अनिल राजभर, जितिन प्रसाद, राकेश सचान, अरविंद कुमार शर्मा, योगेंद्र उपाध्याय, आशीष पटेल, संजय निषाद को जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं मुस्लिम चेहरे के तौर पर दानिश आजाद अंसारी को राज्य मंत्री बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी जिस लायक समझा उसे हमें जिम्मेदारी दी है, आगे जो जिम्मेदारी देगी उसको हम निर्वहन करेंगे। पार्टी की भागीदारी से संतुष्ट है? उससे संतुष्ट है और हम लोग बहुत खुश हैं और हमारा समाज भी बहुत खुश है। हमारा संकल्प पत्र है, संकल्प पत्र 2017 का उठा करके दे रहे हैं। हमने संकल्प लिया था उत्तर प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सिर्फ नहीं है नारा, ये है उद्देश्य हमारा। उसको धरातल सरकार से अलग कैसे होगी सरकार? पहली सरकार थी, उसको धरातल पर उतारने का काम किया है। आज फिर से सरकार बनी है। जो हमारा संकल्प पत्र है, उस संकल्प पत्र में जो जो हमने वादे किए हैं, जो जो हमने संकल्प लिए हैं, वो सब पूरा करेंगे। प्रदेश की बेहतरी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। देखिए, पिछले बार भी हमें एक उत्तरदायित्व दिया गया था। मैंने प्रयास ये किया कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा निर्धारित किसानों के लिए लक्ष्य थे और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उसको ठीक प्रकार से अंजाम देते हुए किसान भाइयों तक उसको पहुंचाया जाए। और उस दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग लगातार बेहतर प्रयत्न करता रहा है। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आज जोगी जी के दूसरे कार्यकाल में काम करने का पार्टी नेतृत्व ने और माननीय जोगी जी ने अवसर दिया है। मैंने हम सब के लिए सौभाग्य, बहुत गर्व फील हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। और एक संदेश तमाम कार्यकर्ताओं के लिए है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की चिंता करती है, नौजवानों की चिंता करती है, मुसलमानों की चिंता करती है। माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुखिया पूज्य योगी जी के निर्देशन और नेतृत्व में गांव, गरीब, नौजवान, किसान तक सब लोग कल्याणकारी योजनाएं बिना भेदभाव, सबका साथ, सबका विकास के मूल मंत्र से हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। यूपी की जीत केंद्र की नींव है। ये जितनी मजबूत होती है, केंद्र की सत्ता का पेड़ उतना ही घना होता जाता है। इसीलिए इस बार योगी कैबिनेट में जातीय समीकरण वाले फॉर्मूले को गंभीरता से समाहित किया गया ताकि 2024 में गणित न बिगड़े। केशव प्रसाद मौर्य को सीट हारने के बाद भी उप मुख्यमंत्री पद दिया गया है। इसकी एक वजह यह है कि वो पार्टी के लिए एक बड़ा ओबीसी चेहरा है। ब्रजेश पाठक कैबिनेट में एक ब्राह्मण चेहरा बनकर आए। कैबिनेट में 52 मंत्री हैं, जिसमें 20 मंत्री ओबीसी, 21 सामान्य कैटेगरी से, इसमें भी 7 मंत्री ब्राह्मण और राजपूत जाति से, 9 मंत्री अनुसूचित जाति से हैं, जबकि 1 मंत्री मुस्लिम और 1 सिख समुदाय से। मंत्रिमंडल में 5 महिलाओं को जगह दी गई है। इसमें बेबी रानी मौर्य को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जबकि 4 अन्य को राज्य मंत्री बनाया गया है। अभी तो मंत्री बने हैं, उत्तर प्रदेश ने मंत्री बनाया है। उत्तर प्रदेश की जो जनता है, गरीब है, दलित है, पीड़ित है, उनकी सेवा करेंगे। महिलाओं की हमेशा आवाज, पूरी ईमानदारी से महिलाओं के साथ न्याय होगा, उनकी सुरक्षा की गारंटी रहेगी, उनके लिए आर्थिक रूप से कैसे सशक्त हो, इसके लिए काम करेंगे। नहीं, सरकार में रह के केवल महिलाओं का ही नहीं, किसानों का भी, जवानों का भी, बच्चों का भी, कन्याओं का भी, सभी का प्रतिनिधित्व करेंगे। 5 महिलाएं हैं इस बार, आपको कम लग रही संख्या की नहीं 5 ही काफी है? नहीं, जितना भी उन्होंने सही समझा उतना रखा। इसमें कम और ज्यादा की बात नहीं है। जिसको जिस योग समझा उसको उस योग रखा। आधी आबादी है जो सरकार ने हम लोगों पे भरोसा किया और दायित्व दिया है, ठीक है। और महिलाओं की आबादी है, उसके लिए आप ये नहीं कह सकते हो कि बहुत ज्यादा है। हम सेवा भाव से काम करते हैं, पार्टी ने हम पे भरोसा किया और जो भी वो हमको जिम्मेदारी देगी हम बहुत अच्छे ढंग से उसको पूरा करेंगे। हालांकि पिछली सरकार में मंत्री रहे कई नेताओं की इस बार छुट्टी कर दी। करीब 20 मंत्री ऐसे थे जिन्हें नई सरकार ने दरकिनार किया। इसमें दिनेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा, सतीश महाना, नीलकंठ तिवारी, सिद्धार्थ नाथ सिंह, जय प्रताप सिंह पटेल, मोहसिन रजा, आशुतोष टंडन जैसे दिग्गजों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मोदी जी ने और उनकी पूरी टीम ने कि इसको इतना भव्य स्तर पर बनाया जाए जिसमें पूरे देश के लोगों को बुलाया गया, न केवल पूरे देश के बल्कि उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों, कार्यकर्ताओं को भी निमंत्रण दिया गया और वो सब लोगों को बुला कर एक ये संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का अब कोई दूसरा विकल्प
उत्तर प्रदेश में नहीं है। यूपी में तैयार हुई इस नई कैबिनेट पर बीजेपी के लिए 2024 का रास्ता साफ करने की जिम्मेदारी है और इसीलिए योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को शक्ति प्रदर्शन के एक बड़े इवेंट की तरह आयोजित किया गया था, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उद्योगपति शामिल थे। आज तक ब्यूरो। रूस को पहले ब्रसल्स से धमकी देने के बाद पोलैंड पहुंच चुके हैं जो बाइडेन। वहां पर जो 82nd एयरबोर्न डिवीजन है अमेरिका की, जो कि पोलैंड में इस समय है, और पोलिश सेना के साथ वो जो युद्ध के क्षेत्र को छोड़कर लोग भाग रहे हैं उन सब की सेवा में भी लगी है, तो पहुंचे थे जो बाइडेन उन सब से भी मुलाकात करने के लिए। बड़े संकेत देने की तो कोशिश हो रही है। सीधे गौरव सावंत के पास चलते हैं जो कि इस समय पोलैंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, संकेत चाहे रूस को देने की कोशिश की जाए, चाहे वो अपने घर पर सबको संदेश दे रहे हो कि देखो मैं सैनिकों के साथ बैठकर यहाँ पर उनके साथ खाना पीना खा रहा हूँ, मैं सबकी स्थिति समझ रहा हूँ, लेकिन कुछ बंदिशें भी हैं। बंदिशें बड़ी भारी पड़ रही हैं यूक्रेन को। उकसाकर लड़ाई करवा दी नेटो देशों ने, अमेरिका ने, सब पीछे खड़े रहे, पलटकर यूक्रेन ने देखा तो गायब। अब भी वही रुख बरकरार है। क्या कर पाएंगे जो बाइडेन इस तरह की बातें कर करके अलग अलग मंचों पे जाके? गौरव, आपने बिल्कुल सही कहा। 100 बात की एक बात यही है श्वेता कि आश्वासन तो बहुत मिला लेकिन हथियार नहीं मिले, और ये बात बहुत दुख दे रही है राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को। उन्होंने कह दिया कि आपके पास हजारों टैंक है, हजारों लड़ाकू विमान है। पोलैंड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास MiG-29 लड़ाकू विमान है जो हमें चाहिए। आप हमें टैंक देंगे, आप हमें लड़ाकू विमान देंगे? और उत्तर वही था, नहीं। शांति सेना भेजेंगे? नहीं। तो अकेला लड़ रहा है इस समय। वही MiG-29 है ना जिसके लिए कहा गया था कि पोलैंड में वो सब है, बस ले ले यूक्रेन जाकर। फिर ये कभी पहुंच क्यों नहीं पाए थे ये MiG-29? बिल्कुल सही कहा आपने, यही वो MiG-29 है, ऑपरेशनल MiG-29 है। और पोलैंड ने कहा, राष्ट्रपति डूडा ने यह कहा कि हम इन्हें जर्मनी के रामस्टीन एयरफील्ड पर जाके खड़ा कर देंगे, आप वहां से उठा लीजिएगा। क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं देना चाहते। वो जानते हैं कि कल अगर रूस यहां पर यूक्रेन पर अपना वर्चस्व स्थापित करने में सफल रहा तो पोलैंड के साथ रूस की सीमा होगी, और इससे बहुत घबराता है पोलैंड। इसीलिए वो चाहता है कि बड़ी संख्या में शांति सेना तैनात हो, अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड आए, पेट्रियट मिसाइलें यहां तैनात हो, और 82nd एयरबोर्न डिवीजन के साथ साथ और लड़ाकू दस्ते यहां पर तैनात हो। और न केवल यहां बल्कि लिथुएनिया में भी, लाटविया में भी, हंगरी में भी, रोमानिया में भी वो चाहते हैं कि अलग अलग बैटल ग्रुप्स यहां तैनात हो जाएं। लेकिन इसके लिए पैसा कौन देगा? इतनी बड़ी तैनाती के लिए क्या नेटो एक स्पेशल फंड तैयार करेगा? और वो पैसा क्या यूक्रेन को रीबिल्ड करने में लगेगा या फिर यहां सेना को तैनात करने में लगेगा? तो इसीलिए वो रूस के साथ अभी पंगा नहीं लेना चाहते या इस पंगे को और बढ़ाना नहीं चाहते। गीदड़ भपकी बहुत दी जा रही है यूक्रेन को, रूस को, कि अगर आपने परमाणु हथियार इस्तेमाल किए या जैविक हथियार इस्तेमाल किए तो उसका खामियाजा आपको उठाना पड़ेगा। लेकिन क्या जैविक हथियार या रासायनिक हथियार इस्तेमाल करेगा रूस? रूस दूसरे महीने में क्या केवल मिलिट्री ऑपरेशंस के जरिए थकाएगा राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की सत्ता को? यह देखना आने वाले दिनों और हफ्तों में बहुत दिलचस्प होगा श्वेता। लेकिन यहां की परिस्थिति बहुत साफ है कि केवल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पे बड़ी बात करेंगे, पोलैंड की सुरक्षा पर या नेटो देशों की सुरक्षा पर बड़ी बात करेंगे। यूक्रेन को हथियार तो मिलेंगे, सहानुभूति तो मिलेगी, लेकिन हथियारों और सहानुभूति के अलावा ज्यादा कुछ नहीं श्वेता। सही बात है। और हालांकि जितना हथियार यूक्रेन मांग रहा है वो भी तो उसके हिस्से नहीं जा रहा है, और पोलैंड को भी पैसे चाहिए, क्योंकि आपने भी जो रिपोर्ट की है वो हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि जो रिफ्यूजी कैंप्स हैं, क्योंकि पोलैंड में लगभग 20 लाख लोग अभी तक आ गए हैं यूक्रेन से, आगे की ओर नहीं बढ़े हैं। पोलैंड में ही उन्हें सुविधाएं मिल जा रही हैं, वो रुक जा रहे हैं। पर पोलैंड भी एक बहुत समृद्ध देश है नहीं, वो कितने दिनों तक और किस तरीके से इन रिफ्यूजीज को रखेगा अपने पास? जो बाइडेन जिस शरणार्थी कैंप में जाएंगे, जब वो वॉर्सो जाएंगे, गौरव सावंत वहां पर पहले पहुंचे और आपको बता रहे हैं कि किस तरह का ये कैंप है। हर रोज हजारों की संख्या में शरणार्थी यहां पोलैंड पहुंच रहे हैं। ये वॉर्सो का सेंट्रल स्टेशन है। यहां पर उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है, उनके रहने की व्यवस्था, और यहां से उन्हें सुरक्षित उन स्थानों पर ले जाया जा रहा है जहां वो सुरक्षित रह सके कुछ समय के लिए। 20 लाख से ज्यादा शरणार्थी पिछले एक महीने में
यूक्रेन से भागकर पोलैंड आए हैं। वैसे तो जो आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं अपने ही घरों में, वो संख्या 30 लाख से ज्यादा है। लेकिन उन शरणार्थियों को, जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ गर्म खाना, यहाँ तापमान रात में 0 से 3 डिग्री नीचे तक पहुंच जाता है, दिन के टाइम 10 और 11 डिग्री तक रहता है। और ऐसे में अपने घरों से कुछ लोग तो केवल अपने बच्चों के साथ, और ज्यादातर ये महिलाएं और बच्चे हैं, कुछ वृद्ध लोग हैं, क्योंकि जितने भी 18 से 50-55 वर्ष की आयु के लोग हैं, पुरुष, वो तो अपने देश की रक्षा के लिए, यूक्रेन की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें यहां आना मना है। लेकिन बाकी लोग यहां पर आ रहे हैं और दुनिया के कई इलाकों से स्वयंसेवी भी लोग यहां पहुंच रहे हैं, वॉलंटियर्स यहां पहुंच रहे हैं उनकी मदद करने के लिए। हमारे साथ परितोष है, परितोष यहां पीएचडी भी कर रहे हैं और वॉलंटियर भी है। परितोष, किस तरह से लोगों की मदद की जा रही है इस तरह के शरणार्थी शिविरों में? ओके, यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन लोगों के एम्प्लॉयज से बोला है कि आप अपनी क्षमता के हिसाब से आप जो भी डोनेट कर सकते हैं वो करें, और लोग काफ़ी आगे बढ़ के हेल्प कर रहे हैं लोगों की यहाँ पे। तो आई थिंक काफ़ी अच्छा कर रहे हैं लोग, पॉलिश लोग। पोलैंड के लोग तो बहुत अच्छी मदद कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है, लेकिन जो समाज सेवी हैं या जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कैसे जो शरणार्थी भागकर आ रहे हैं उनकी मदद कर रहे हैं? आई थिंक जितना मुझे पता है वो काफ़ी उनके फूड का काफ़ी टेक केयर कर रहे हैं। और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेंट्रल स्टेशन में इनकी जो लोकल बसेज है वो यहाँ पे लोगों को पहुँचा रही है। जो आउटस्कर्ट्स में जो जगह है, कुछ लोगों ने अपने घर या रूम दिए हुए हैं, वहाँ पे उनको रुकवा रहे हैं। तो जितना मुझे पता है यहाँ का 20 लाख से ज्यादा शरणार्थी अब तक आ चुके हैं और आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ भी सकती है। कैमरामैन ललित मोहन जोशी के साथ गौरव सावंत, वॉर्सो, पोलैंड आज तक। केवल महिलाएं, बच्चे और वृद्ध जो निकलकर पोलैंड तक पहुंच पाए हैं, लेकिन न तो उनके लिए कोई उम्मीद नजर आती है, न समूचे यूक्रेन के लिए, जो केवल मदद की गुहार लगा रहा है पश्चिमी देशों से, पर उसे मिल नहीं रही है। अभी के लिए खबरदार में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।